स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर संस्कृत व्याकरण पढ़ाइए, तो मैं आप सबके लिए आज से संस्कृत व्याकरण शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे हैं वे इस लॉकडाउन में अपना पढ़ाई कर सकें। इस चैनल पर कक्षा 10 के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान तरीकों से कराई जाती है और प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों का लाइव क्लास भी सुबह में 7:30 से कक्षा 10 के लिए सवेरे सुबह में 7:30 से लाइव क्लास चलता है और 12वीं कक्षा के आर्ट्स के सभी विषयों का जो है लाइव क्लास और लाइव टेस्ट दोपहर 1 बजे से चलता है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से आप लोग जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण क्या है। जब तक किसी भी भाषा को समझने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए तथा शुद्ध लिखने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसी को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा को समझना आसान नहीं है। हम किसी भी भाषा को तभी समझ सकते हैं जब व्याकरण जानकारी हो। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश व्याकरण भी पढ़ना जरूरी होता है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण भी पढ़ना जरूरी होता है। यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है। तो हम लोग किसी भी भाषा को समझने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं, जिस टेक्निक का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम लोग को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना तथा शुद्ध पढ़ना, जिससे हम लोग को सीखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। चलिए, इतना बात आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस व्याकरण में वर्ण से शुरू करते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण कहिए या अक्षर कहिए। ठीक है। यह सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके यह 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन व्याकरण कोई भी पढ़ सकता है, किसी क्लास का भी बच्चा पढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण या अक्षर ये सब एक ही है। वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, ये दोनों एक ही चीज है। तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण या अक्षर
उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चलिए आप लिख देते हैं वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को या स्वर कहिए, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो देखिए, जैसे में क, ख, ग, देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे? क, इसका उच्चारण ख, इसका ग, इसी प्रकार घ, ङ, च, छ, ये सब क्या है? यह वर्ण है, यही अक्षर है। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए क, तो क्या यह वर्ण है? यह वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका टुकड़ा होता है। क बराबर क प्लस और मिलकर क्या बना है? क बना है। यह सही तभी हो सकता है जब इसमें क्या रहेगा? हलंत रहेगा। हलंत यदि ना रहे तो वह क्या है? गलत है। ठीक है, तो देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, अंग मतलब च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, ज, ये सब क्या है? ये सब वर्ण कहते हैं। ठीक है, इतना बात आप समझ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी का उपयोग करके हम पूरे संस्कृत को पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में हम लोग एक अक्षर से, इंग्लिश में जैसे एक लेटर से यानी कि ABCD से पूरा इंग्लिश का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी एक क ख ग घ से ही शुरुआत होता है और एक क ख ग घ से ही पूरा हिंदी जो क्या होता है, हिंदी हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार है। कौन कौन? एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। आइए हम पहले इसका चर्चा कर लेते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का, वर्णों का
सहायता न लिया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घी इत्यादि। ठीक है। अब दूसरा है, अब दूसरा हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता से लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप दोनों में से किसी तरह से बात बता सकते हैं। हम लिखते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। मतलब जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, ख, ग मतलब ज्ञातक, इसका उच्चारण जो है स्वर वर्ण के सहायता से लिया जाता है। कैसे? देखिए, आप बोलिएगा क, तो क का उच्चारण कहिए तो क, अंत में क्या रहा है? अ रहा है, तो इसका उच्चारण में किसका सहायता लिया गया है? अ का सहायता लिया गया है। यानी कि क बोलने में जिस वर्ण का उच्चारण लिया गया है वो क्या है? स्वर वर्ण है। इसलिए व्यंजन वर्ण उस वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता हो। जैसे क और अंत में, ख और अंत में, प और, तो ठीक जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से हो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। अच्छा, एक बात हम और जान लेंगे, क वर्ग, जैसे हम लोग कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क्यों कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्यों कहते हैं? आइए इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे अब आइए हम समझ लेते हैं इसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग क्यों बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ग की किसे कहते हैं? स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, यानी कि स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार इधर से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, इसकी भुजा कितनी है? मान लीजिए कितना है? 5। ठीक है। इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, इधर से करने पर कितना आ रहा है? 5। इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, तो आ गया कितना? आ गया इधर से 5 आ गया, और इधर से भी गिनिएगा तो कितना होगा? 5 होगा। यानी कि कहने का मतलब यह एक वर्ग हो गया। इसी कारण, इसीलिए
हम लोग कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम जानेंगे अंतः अस्त किसे कहते हैं। अंतः अस्त, ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अंतः अस्त किसे कहते हैं? य र ल व को क्या कहते हैं? य र ल व को क्या कहते हैं? अंतः अस्त कहते हैं। ठीक है, अब आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, तालब स, मूर्धन स और दंत स को ऊष्म वर्ण कहते हैं, यानी कि जिसका उच्चारण करने में ऊष्मा निकलती हो। जैसे तालम स, मूर्धन्त स, दंत स, इसका उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर, देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? हर्षई, हर्षऊ और री और लिरी को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, यानी कि जिसका उच्चारण कम समय में हो। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग का हम कुछ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझा रहे हैं डिटेल से। आ हो गया, हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, हर्ष उ हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, अंक हो गया, अ हो गया। ठीक है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको कैसे उच्चारण करेंगे। अ आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अ। इतना उच्चारण करने से हम लोग को अब पता चल गया है कि कौन ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे देखिए अ हो गया, हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ए भी हो जाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हर्ष स्वर 5 होते हैं, इसलिए री भी हो सकता है। ठीक है ना, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, लिरी। ठीक है, तो जिसका उच्चारण में कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जिसका उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अब हम समझेंगे दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण में दुगुना स्वर लगता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ दीर्घऊ, आ दीर्घई, दीर्घऊ। जिसका उच्चारण में दुगुना स्वर लगता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसका उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिसका उच्चारण में दुगुना स्वर लगता है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ दीर्घई, दीर्घऊ, ए,
ऐ, री भी हो सकता है, यहाँ पे लिखते हैं री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, जिसका उच्चारण में दुगुना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और जिसका उच्चारण में कम स्वर लगता है उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से और होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे अंग, जैसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और क्या? विसर्ग। जैसे अंगूर, रामः, यहाँ पे 3 गुना स्वर लग रहा है। और यहाँ पे क्या है? दोनों में अंग, किसी का उच्चारण अगर अंग से शुरू हो, जैसे अंगूर, अंतर, तो ठीक उसी को क्या बोलते हैं हम? प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण में दुगुना समय लगे उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर जिसका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। ये जो अनुस्वार और विसर्ग है इसको वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी यह वर्ण का काम करता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं यह आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आने वाले वीडियो में हम संधि विच्छेद ये सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।